हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डार्विनिज्म की प्रेजेंटेशन में हम पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ओवर पॉपुलेशन पढ़ लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विन की हमने बात की थी, तो उसमें हमने ओवर प्रोडक्शन में एक मेंशन किया था। दूसरा है पोस्टुलेट ऑफ डार्विन, दैट इज नंबर इज कांस्टेंट। इवन दो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ओवर प्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन रेट जो है वो हायर साइड में शो करता है, तभी भी अगर जो आपका एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है वो हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अपने अंदर रख सकता है। तो इसलिए जो इकोसिस्टम की कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। जैसे हम बात करें पॉन्ड की, तो पॉन्ड में कुछ ही फिक्स नंबर ऑफ फिशेस जो है रह सकती हैं। वहीं हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में भी फिक्स नंबर ऑफ टाइगर्स और डियर्स और एनिमल्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। उस नंबर से ज़्यादा अगर स्पीसीज या इंडिविजुअल्स बढ़ जाते हैं तो वो किसी न किसी तरह से नष्ट हो जाएंगे या डेथ हो जाएगी उनकी। तीसरे पोस्टुलेट की बात करें डार्विन की, तो वो है वेरिएशंस। तो कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो अगर हम स्पीसीज में भी देखें, एक ही स्पीसीज में देखें, तो उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर नजर आता है रेस और कोहोर्ट के फॉर्म में। तो जैसे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग को ही कंसिडर करें हम, तो ह्यूमन बीइंग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो अलग दिखाई देते हैं, जबकि हम देखें तो जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन हैं, वो काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। तो देर इज वेरिएशन इन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑल्सो। और ये जो विभिन्नताएं हैं ये कैसे कैसे होंगी, तो या तो ये अपीयरेंस के फॉर्म में होंगी, या फिर फिजियोलॉजी के फॉर्म में होंगी, फंक्शन के फॉर्म में होंगी, या फिर इनकी कैपेसिटी जो ये काम करते हैं और जो भी ये टॉलरेंस शो करते हैं उस फॉर्म में हो सकती है। और हम बात करें वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस जो है काफ़ी हद तक हेरिटेबल नेचर के होते हैं। हेरिटेबल मतलब आनुवांशिक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी नजर आते हैं, जो कि लेमार्क ने अपनी थ्योरी में मेंशन भी किया था। चौथे पोस्टुलेट की बात करें हम, तो वो डिडक्टिव नेचर का पोस्टुलेट है, दैट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ओवर प्रोडक्शन शो कर रहे हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होने लगेगा एक इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए। तो ओवर प्रोडक्शन हमेशा कंपटीशन को अपने साथ लेके चलता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स एक दूसरे से स्ट्रगल करने लगते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये जो है आपके फिर इकोसिस्टम बैलेंस में काफ़ी हद तक काम आता है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिडक्टिव नेचर। तो ये पोस्टुलेट जो है वो डिडक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल के कारण बहुत सारे इंडिविजुअल्स एडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो पहले ही या तो मर जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। पांचवा पोस्टुलेट वो भी डिडक्टिव नेचर का है, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये तो बेस्ट नोन डार्विन थ्योरी है कि जो भी फिट होगा, जो भी इंडिविजुअल फिट होगा वो ही आपका सरवाइव करेगा। फिट होगा मीन्स जो इंडिविजुअल एडल्टहुड में आने पर रिप्रोडक्शन शो करेगा और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, वो ही एग्जिस्ट करेगा नेचर में। ये डार्विन का एक फिनोमेना था। तो यहाँ पे हम जो है फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सरवाइव कर पाता है तो वो अपने आप को भी सरवाइव करेगा, अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोड्यूस करेगा, देन सरवाइव करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा, तो ही वो फिट हो पाएगा इकोसिस्टम में। फाइनली डार्विन एक कंक्लूजन पे पहुंचे और ये जो है लास्ट पोस्टुलेट है डार्विन की थ्योरी का, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। इसमें डार्विन मेंशन करते हैं कि नेचर में जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं और नेचर हमेशा ये सिलेक्ट करती है कि किस इंडिविजुअल को रहना है इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे हम बात करें जो वेरिएशंस हैं और जो स्ट्रगल है, जो विभिन्नताएं हैं और जो प्रतिद्वंद है उनके बीच में,
उनमें से जो पार पा जाता है, उनमें जो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो जाता है इसमें, वही नेचर में सेलेक्ट हो पाता है रहने के लिए। तो जो नेचर है वो ठीक आपका क्रीम कंपोनेंट ही लेती है। जस्ट लाइक कि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है कि जो एक पर्टिकुलर पेपर को इतने मार्क्स से क्वालिफाई कर लेगा वो ही सेलेक्ट होगा। तो जस्ट लाइक नेचर भी इसी ढंग से डील करती है, और वो सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट को लेती है जिनमें विभिन्नताएं हों, जो स्ट्रगल कर सकें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जो फिट हों और रिप्रोड्यूस कर सकें नेक्स्ट जनरेशन को, उनको ही जनरेशन टू जनरेशन अपने पास रखती है, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है नेचर में। और ये एक तरीके का रिफाइनिंग प्रोसेस है जिससे कि स्पीसीज का इम्प्रूवमेंट भी होता रहता है और वो एनवायरनमेंट में फिट भी हो जाती है। कुछ एविडेंसेस जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन जो है कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड के थ्रू बेहतर जो नस्ल है या न्यू रेसेस जो है वो बनाने की कोशिश करता है डिफरेंट एनिमल्स की। तो जब हम एक लिमिटेड टाइम में कम समय में नई वेराइटीज बना सकते हैं एनिमल्स या प्लांट की, तो नेचर के पास तो इतना लंबा समय और इतना बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, तो इतने टाइम पीरियड और इतने सारे रिसोर्सेज के साथ नेचर भी नेचुरल सिलेक्शन कर सकती है स्पीसीज का। वहीं मिमिक्री और प्रोटेक्टिव कलरेशन की बात करें तो कई सारे जानवर जो हैं अपने एनवायरनमेंट या जो एरिया जहाँ पे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मिमिक कर लेते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं, प्रोटेक्टिव कलरिंग जनरेट कर लेते हैं, जैसे हम गिरगिट में देखते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कुछ आपके जो फ्लावर्स हैं जिनमें नेक्टर की पोजीशन बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, उसी तरीके से उनको उनमें फीड करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनकी प्रोबॉसेस, उनकी जो प्रोबॉसेस है वो भी छोटी और बड़ी होती है। तो उनका जो फीडिंग माउथ है वो भी उस तरीके से बड़ा, लंबा या छोटा होता है। तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ नेक्टरीज एंड द लेंथ ऑफ प्रोबॉसेस इन इंसेक्ट्स। डार्विन की थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, जैसे कि सर रिचर्ड ओवन एंड एडम सेडविक। तो क्रिटिसिज्म किस किस बातों को लेकर था ये समझते हैं। तो डार्विन की थ्योरी जो है बेसिकली ज़्यादा फोकस करती थी जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, छोटी छोटी विभिन्नताएं होती हैं उनके ऊपर, और ये जो है अधिकतर ये विभिन्नताएं नॉन इनहेरिटेबल नेचर की होती थी और इनका कोई भी सच बिग रोल नहीं होता था इवोल्यूशन की प्रक्रिया के ऊपर। वहीं हम देखें तो डार्विन ये बताने में असक्षम रहे थे कि अगर हम किसी ऑर्गन को यूज करते हैं या डिसयूज करते हैं या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो क्यों बनते हैं, इस बात को वो बता नहीं पाए थे। वहीं डार्विन ने सोमैटिक और जर्मिनल सेल्स के कारण जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनको भी मेंशन नहीं किया था, और क्या अंतर है सोमैटिक और जर्मिनल सेल्स में ये भी नहीं बता पाए थे। वहीं देखें हम तो डार्विन जो है ये बताने में भी नाकाम रहे थे कि क्यों और कैसे जो स्पीसीज हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं और इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। साथ में वो ये भी नहीं बता पाए थे कि अगर दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं तो उनके कैरेक्टर्स आपस में घुलते क्यों नहीं हैं। साथ में उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की, ना कि अराइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की। डार्विन ये भी नहीं बता पाए थे कि कोई नया ऑर्गन कैसे बनता है और उसका इनिशियल यूज क्या होता है। वहीं डार्विन जो है किसी ऑर्गन या किसी स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन क्यों होता है ये भी नहीं बता पाए थे, जैसे कुछ डेयर के सींग होते हैं और कुछ डेयर में सींग नहीं होते, ये क्यों होता है। वहीं डार्विन जो है हम जो महसूस करते हैं वो किस वजह से होता है ये भी नहीं बता पाए थे। साथ में डार्विन की थ्योरी ये नहीं बताती है कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं फिशेस के या फिर जो कालिमा बटरफ्लाई है वो मिमिक्री शो करती है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो ये को अडेप्टेशन जो होता है इनका वो क्यों होता है ये भी नहीं बता पाए थे। वहीं हम देखें तो डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू जो डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स को हम नए जो नस्ल बनाते हैं उनसे परमानेंट चेंजेस क्यों नहीं आते हैं स्पीसीज में, ये बताने में भी नाकाम रहे थे।
नेक्स्ट डार्विन जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स के इवोल्यूशन को भी नहीं बता पाए थे, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ। वहीं डार्विन की थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि सिर्फ जो मेल्स हैं वो ही क्यों इतने ब्यूटीफुल हैं बर्ड्स में, इतने अट्रैक्टिव हैं बर्ड्स में बजाय के फीमेल के। तो ये फिनोमेना भी डार्विन नहीं समझा पाए थे। दैट्स ऑल अबाउट डार्विन थ्योरी। थैंक यू।